चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Yes, my dear friends, very good morning. How are you all? Can we start? नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, तो मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को डिस्कस करना शुरू करा था, और जिसके अंदर हमने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को जाना था. क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये समझा कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी पर्सन या किसी पर्सन के ऑर्डर पे किया जाता है. इन शॉर्ट, अगर किसी का भी नाम हम इंस्ट्रूमेंट पे लिखेंगे कि भैया इसको पेएबल है या उसके ऑर्डर पे पेएबल है, तो हम उसको कहेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. वहीं पे अगर हम लोग किसी का नाम नहीं लिखते, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उस इंस्ट्रूमेंट के बियरर को पे किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? बियरर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे. अगर मैंने कहा कि पे टू ए और बियरर, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? बियरर इंस्ट्रूमेंट हुआ. उसी के साथ अगर मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की ड्यू डेट हम निकाल सकते हैं, यानी कि टाइम ऑफ पेमेंट फिक्स कर सकते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे. और अगर टाइम ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट को जिसको पे करना है, दैट इज पे, के डिमांड पे किया जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट. एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, और एक बियरर इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है. तो कल हमने बस यहां तक कहानी पढ़ी थी, और उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कि अगर मेरे को कोई बियरर, अगर मेरे को कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर निगोशिएट करना है, तो उसको मैंने एंडोर्स करना होगा और साथ साथ उसकी डिलीवरी करनी होगी. सही बात है. हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट करना, ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है. और अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होना है, तो वो एंडोर्समेंट और साथ साथ डिलीवरी से होगा. ओनली एंडोर्समेंट से काम नहीं बनेगा. कल का लॉजिक मैंने आपको बताया था. और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको निगोशिएट करना होगा ओनली बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सही बात है. तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि कोई भी बियरर इंस्ट्रूमेंट अगर निगोशिएट होना है, तो वो ओनली बाय डिलीवरी क्या हो सकता है? निगोशिएट हो सकता है. यहां तक हमने कल के लेक्चर पे पढ़ा था. बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे जवानों, किसी को कोई दिक्कत? अरे बताओ, कोई दिक्कत? श्योर. चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गए. अब थोड़ी बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की. तो पॉइंट नंबर 5 जो है वो अपना पूरा का पूरा हो चुका है. लेट्स जस्ट सी कि इंस्टीट्यूट ने कोई एग्जांपल्स दिए हैं, उसको पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. इनलैंड फॉरेन के बारे में बात करिए. चलिए, इनलैंड फॉरेन के बारे में बाद में बात करते हैं. अब आते हैं अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ बेसिक्स, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बेसिक्स को जानने के. अब देखिए फ्रेंड्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बोले. पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका प्रॉमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है चेक. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहता है. सर, इसको छोड़कर के इंडिया में और कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जी हाँ, जरूर है. जैसे हम लोग कहेंगे रेलवे रिसिट. आप मुझको बताना, मैंने अगर रेलवे कैरियर को कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दे दिए और वो मुझको एक रसीद बना के देगा कि भैया ये गुड्स यहां से वहां जाने वाले हैं, ए टू बी जाने वाले हैं. आज अगर बी जो बायर है, उसको अगर उन गुड्स का डिलीवरी लेना है, तो क्या मेरे को वो रेलवे रिसिट बी के नाम पे ट्रांसफर करना होगा? क्या बी के पास उस रेलवे रिसिट को भेजना पड़ेगा, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट को दिखा करके, उस रेलवे रिसिट को दिखा करके वो उन गुड्स का डिलीवरी ले ले? द आंसर इज यस. क्या आज बी
उस रेलवे रिसिप्ट को सी के नाम पे ट्रांसफर करके, हो सकता है बी ने उन गुड्स को सी को बेचा हो ड्यूरिंग ट्रांजिट ओनली। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ा था कि ड्यूरिंग ट्रांजिट बायर जो है गुड्स को आगे बेच सकता है। तो आज अगर बी ने ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स को सी को बेच दिया और वो रेलवे रिसिप्ट उसने सी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, उसने लिखा डिलीवर टू सी, तो क्या आज सी उस रेलवे रिसिप्ट को दिखा करके उन गुड्स को रेलवे स्टेशन से क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। आज सी ने उन गुड्स को डी को बेचा, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, तो क्या सी डी के नाम पे उस रेलवे रिसिप्ट को ट्रांसफर कर सकता है ताकि डी उस रेलवे रिसिप्ट को दिखा करके उन गुड्स का डिलीवरी ले ले? द आंसर इज यस। तो बताएंगे रेलवे रिसिप्ट भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ ना, कि वो ट्रांसफरेबल है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिससे उस रेलवे रिसिप्ट पे लिखे हुए जो भी कमोडिटीज है उनका पोजेशन, उनका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। द आंसर इज यस। अब आता है एक बिल ऑफ लैडिंग। व्हाट इज दिस बिल ऑफ लैडिंग? जैसे हम लोग रेलवे रसीद है, वैसे हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ लैडिंग बनता है। शिप पे जब गुड्स चढ़ते हैं तो उसके लिए जो रसीद बनती है उसको बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे रेलवे रिसिप्ट की कहानी थी, वैसे बिल ऑफ लैडिंग की भी हो सकती है कि जिसके नाम पे वो बिल ऑफ लैडिंग बना है, क्या वो उन गुड्स को आगे किसी को देने के लिए बिल ऑफ लैडिंग को किसी के नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है? द आंसर इज यस। तो रेलवे रसीद हो, बिल ऑफ लैडिंग हो, ये सारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही है, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता है। बात समझे? ऐसे बहुत सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता है। आपने बहुत पहले बचपन में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा जिसका नाम है हुंडी। पढ़ा इसको? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस हुंडी? नो? कॉलेज में नो, अकाउंट्स में नो। हुंडी, ये हुंडी क्या हुआ करती है? आज भी हुंडी ज्यादा देखी नहीं जाती है, लेकिन हो सकती है कि हो। हुंडी क्या होता है? जैसे आज कोई प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, वैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा हुंडी बनाया करते थे। इसका इन्वेंशन कहां से हुआ है? अब ये सारी बातें थोड़ी सी कहीं से हिस्टोरिकल है, इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका 100% एक्यूरेसी कोई जज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जो मैंने किताब में पढ़ा था वो मैं आपको बता रहा हूं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की हिस्ट्री के लिए। तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जो उनके राज्य में देवी देवताएं हुआ करते हैं, उनका एक भंडारा रखा करते थे, है ना, जहां पे सारी प्रजा को वो दावत देते थे, जैसे जय माहेशमती, है ना। तो समझो, मान लो क्या नाम है उसका, बिनकामी देवी, क्या नाम है, सॉरी क्या नाम है उसका, हाँ शिवगामी देवी। तो मान लो शिवगामी देवी है, शिवगामी ना, तो शिवगामी देवी। तो इसने क्या करा, अपनी पूरी माहिष्मती के अंदर जो प्रजा है उनके लिए एक देवी का भंडारा रख दिया, और जो भी अनाज है वो सारे व्यापारियों से खरीदी करने की ऑर्डर दे दी। अब जो भी सेनापति होंगे या फिर जो भी काम करने वाले लोग होंगे वो जाएंगे और हर एक व्यापारी से थोड़ा थोड़ा अनाज खरीदी करेंगे, बिकॉज इतने लोग खाना खाएंगे तो अनाज भी बहुत लगेगा। अब इसका पैसा देगा कौन? शिवगामी देवी, यही देगी ना। अब लेकिन शिवगामी देवी ऐसे नहीं कर सकती कि चलो ये लो पैसा निकल जाओ। वो क्या करेगी, वो एक रसीद बना के दे देगी, एक चिट्ठी पे लिखेगी कि मैं शिवगामी देवी वचन देती हूं, मेरा वचन ही है मेरा शासन, ऐसा लिख के देगी। और बोलेगी कि किसी एक सेनापति को देगी, बोलेगी ये जाओ और किसी से अनाज खरीदी करके आओ, वो पैसा मांगेगा तो ये रसीद उसको दे देना। वो क्या करेगा, अनाज बेचेगा और बाद में वो रसीद लेकर के अकाउंटेंट के पास आएगा, माहिष्मती के अकाउंटेंट के पास आएगा, अकाउंटेंट को दिखाएगा, बोले हाँ मेरा वचन ही है मेरा शासन, ठीक है। तो वो पैसा उठा करके उसके हाथ में दे देगा। आई बात समझ में? उस चीज को हुंडी बोला करते थे। ओनली राजा महाराजा इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये राजा महाराजा ही यूज करा करते थे, बाकी किसी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने की अनुमति नहीं थी, बिकॉज किसी के वचन में इतना शासन नहीं था, किसी के वचन में इतना वजन नहीं था। तो मैं किसी के नाम पे बना दूं, मैं तुमको 1 करोड़ रुपए देने का वादा करता हूँ, वो मांगने के लिए आएगा, बोले मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है नहीं। इन लोगों के पास पैसा हुआ करते थे, तो हुंडी, तो पहले के जमाने में हुंडी थी। आज भी
हो सकता है कि कहीं पे रिमोट लोकेशंस पे हुंडी का इस्तेमाल होता है, और हुंडी को चलाने के अपने कस्टम्स है, अपने यूसेज है, अपना एक कायदा है जो पुराने जमाने से चलते आ रहा है। आज हुंडी ज्यादा लोग यूज नहीं करते, तो हम भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन गुजरात के कई रिमोट लोकेशंस में यह हुंडी का इस्तेमाल होता है, और उसको चलाने के उनके अपने कायदे हैं। एकदम रेयर सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल करा जाता है, तो उस हुंडी पे भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता है। वाई? बिकॉज उसको चलाने के अपने कायदे हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि इन 3 इननिगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ करके और कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। जी हाँ, जरूर है, लेकिन उस पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता है। आज मान लो कहीं जाकर के हुंडी डिसऑनर हो गई, तो उसका रेमेडी, उसकी एनफोर्समेंट हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं कर सकते। कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमको जो है हमको न्याय दीजिए कि हमारी हुंडी डिसऑनर हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है। वो जो कस्टम्स है, जो लॉज है, उसी को यूज करके उसकी रेमेडीज रिस्पेक्टिव पार्टीज को दी जाएगी। सही बात है। तो मुझको यही बताना था कि 3 इंस्ट्रूमेंट को छोड़ करके और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, लेकिन उस पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता है। बताएंगे आज इंडिया में कौन से इंस्ट्रूमेंट पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई करता है? ओनली ये 3। नंबर 1 प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, और नंबर 3 चेक। चेक तो सब लोग जानते ही है, यूजुअली यूज करते ही है। ये दोनों का इस्तेमाल लोग ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ, जो व्यापारी वगैरह लोग होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये चेक का मतलब क्या होता है, सॉरी, ये प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? तो सेक्शन नंबर 4 जो है वो प्रॉमिसरी नोट के बारे में आपको बता रहा है। ध्यान से समझिएगा प्रॉमिसरी नोट क्या है। हमने कल डिस्कशन में प्रॉमिसरी नोट को ही लिया हुआ था। सबका ध्यान मेरे पास है? पक्का शुरू कर सकते हैं? यस। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 of the Negotiable Instrument Act 1881, a promissory note is an instrument in writing. तो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओरल नहीं हो सकता, हमेशा वो क्या होगा? राइटिंग में ही होगा। मैंने जुबानी आपको बोल दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ सो एंड सो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, हमेशा वो क्या होगा? बोलो। हमेशा वो राइटिंग में ही होगा, कंपलसरी। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, ये क्या चीज होती है उसको बाद में समझेंगे। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, वो राइटिंग में होगा, और उसके अंदर क्या होगी? बोलो। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। व्हाट इज दिस अनकंडीशनल अंडरटेकिंग? आज मैं जब आपको प्रॉमिस कर रहा हूं तो इस प्रॉमिस के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा। आज मैं जब आपको प्रॉमिस कर रहा हूं तो प्रॉमिस के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा। मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो व्हेन आई रिसीव द अमाउंट, कि मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं तुमको दूंगा। क्या ये प्रॉमिस हुआ? आंसर ही सुनो। तो आज प्रॉमिसरी नोट पे कोई कंडीशन नहीं होगी। ये क्या होगा? हमेशा और हमेशा अनकंडीशनल होगा। क्या होगा? हमेशा और हमेशा अनकंडीशनल होगा। आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो व्हेन इट रेन्स। आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज सो एंड सो व्हेन यू गेट मैरी। ये कंडीशन है। प्रॉमिसरी नोट कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। लेकिन सर, मैंने अगर ऐसा लिखा कि आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपी आफ्टर 2 months, सो 2 महीने की कंडीशन हुई ना। कंडीशन तो 2 महीने का है कि नहीं है? तो बताएंगे ये कंडीशन हो सकता है? द आंसर इज यस। टाइम का कंडीशन हो सकता है, लेकिन इसको छोड़कर के और कोई कंडीशन नहीं हो सकता। तो आज मैं अंडरटेक कर रहा हूं कोई लाइबिलिटी, कोई प्रॉमिस में अपने पास, मैं अपने से आपको अंडरटेक करवा के दे रहा हूं। तो आज मेरी जो प्रॉमिस है वो कभी कंडीशनल नहीं होगी। प्रॉमिस हमेशा क्या होगा? अनकंडीशनल होगा। तो प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में है और जिसके अंदर क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। तीसरी बात, साइंड बाय द मेकर। आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो मेरी सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे नाम पे कोई भी प्रॉमिस नोट बना के दे दे। समझे कि नहीं समझे? ये पाटिल क्या करेगी? बोले आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ सो एंड सो और मेरा नाम लिख दिया। आई प्रॉमिस टू पे पाटिल सम ऑफ 1 crore रुपी और नीचे मेरा नाम लिख दिया।
अब बताओ, ये मेरे पास आ गई सर, आपने मतलब महीने कब लिखा है ये? मेरा साइन होना बहुत जरूरी है ना। मैं अगर खुद प्रॉमिस कर रहा हूं तो मेरा साइन होना जरूरी है। बिना सिग्नेचर का प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है, समझे? ये इसेंशियल्स है। पहली बार सीए फाउंडेशन के सिलेबस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो हो सकता है कि ये सवाल आपको बन जाए कि व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इससे क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होगा, उसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगा, अनकंडीशनल कोई कंडीशन नहीं होगा, टाइम का कंडीशन हो सकता है, और उसको कंपल्सरली मेकर साइन करेगा। साइन बाय, जोर से बोलो क्या? साइन बाय मेकर, साइन बाय मेकर। अब उसके अंदर मैं किस चीज का अंडरटेकिंग ले रहा हूं? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, या फिर सर्टेन सम ऑफ मनी। मैं जब पे कर रहा हूं तो आपको सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर रहा हूं। मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपी, जितना मेरे को परवड़ता है। आई प्रॉमिस टू पे यू व्हाट्स एवर अमाउंट। ये क्या होता है भाई? आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपी 1000 एंड 1 भैंस। समझे नहीं समझे? ये नहीं होता है। हमेशा क्या होगा? मनी ही होगा, पैसा। पैसे को छोड़ करके और कुछ नहीं लिखेंगे। काइंड में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो वो इनवैलिड है। हमेशा उसके अंदर कंसिडरेशन पैसों का ही होगा। पैसा और काइंड लिखेंगे तो इनवैलिड है, हमेशा पैसे ही होंगे, और वो अमाउंट सर्टेन होगी। बात समझे? अनसर्टन अमाउंट नहीं होगी। बात समझे? अच्छा, मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ $1000 आफ्टर 2 months एट द प्रिवेलेंट एक्सचेंज रेट। कुछ समझे कि ऊपर से निकल गया? मैंने बोला आई प्रॉमिस टू पे ए सम ऑफ $1000 आफ्टर 2 months एट प्रिवेलेंट एक्सचेंज रेट। बताएंगे अमाउंट सर्टेन है कि अनसर्टेन है? सर्टेन है कि अनसर्टेन है? सर्टेन कैसा है बताओ? 2 महीने के बाद एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है? आज पता है तुमको कितने है? मतलब 2 महीने के बाद क्या होने वाला है? क्या सिम्सन हो? ये सिम्सन जानते हो ना? अरे भाई क्या क्या करते हो? मेरे को लगता है उसको बुलाओ, हर एक का रिजल्ट बुलवाओ उससे, बोले सीए फाइनल का रिजल्ट मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ। सिम्सन जानते हो ना तुम लोग? उसके मेकर का आई गेस आइडेंटिटी रिवील नहीं करा उसने। क्या आदमी है नहीं, पूरा मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताता है, और वही लिखा था कार्टून में। बस फुटबॉल लवर्स जानते हैं इस बारे में कि आई गेस उसने 26 है ना फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो 26 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी उसने प्रिडिक्ट कर लिया है। अमेरिका में होने वाला है, ग्राउंड उसने वो ग्राउंड भी ये कर लिया है, और डेट भी फिक्स है। बस हमको देखना है कि वो किसके बीच में होने वाला है, और अगर उसने विनर भी प्रिडिक्ट कर लिया है ना? क्या है? आई डोंट नो। पोर्चुगल। ग्रेट। अगर पोर्चुगल जीता तो समझो गारंटी टाइम ट्रैवलर है। चलिए, टाइम ट्रैवलर होता है क्या? मतलब सिम्पसन को देख करके मुझको विश्वास होने लगा है। पहले तो मैं इस पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन सिम्पसन को देख करके मुझको विश्वास होने लगा है। तो कभी मिला तो मैं उसको पूछूंगा मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। आप भी देखो, मतलब मिला तो मैं आपके भेज दूंगा उसको कि अपना सीए फाइनल का रिजल्ट क्या होने वाला है। पाटिल क्या हुआ? हाँ जी। अच्छा बताओ ना, ये क्या है? ये सही है कि सर्टेन है कि अनसर्टेन है? हाँ जी। सर्टेन कैसे? तुम कैसे बता सकते हो 2 महीने के बाद क्या एक्सचेंज रेट होने वाला है? हाउ कैन यू से? अरे 2 महीने के बाद एक्सचेंज रेट कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। तो उस टाइम पे मैं अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं ना।
है कि नहीं? आज मान लो 50 रुपए, 2 महीने के बाद 100 रुपए हो सकता है, तो ठीक है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये सर्टेन है। आई बात समझ में? चलो और एक बात मैंने लिखा, आई प्रॉमिस टू पे यू ए सम ऑफ रुपीज 10,000 at 10% per annum interest आफ्टर 2 months। क्या ये सर्टेन अमाउंट है? कहा सर्टेन अमाउंट है? 10,000 के बाद 2% के इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, कहा सर्टेन है? एग्जैक्ट अमाउंट बताई मैंने तुमको कितना दूंगा, लेकिन कैलकुलेट तो हो सकता है ना भाई, है ना? मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज सो एंड सो व्हाट्स एवर अमाउंट, तो ये सर्टेन है? द आंसर इज नो। आई प्रॉमिस टू पे यू 1 बफेलो, सर्टेन नहीं है, और मनी भी नहीं कंसिडरेशन नहीं है। तो हमेशा आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो किस चीज की कर रहे हो? टू पे सम ऑफ मनी। तो बताएंगे अब तक हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसके फीचर्स देखे। नंबर 1 वो क्या होगा बोलो? राइटिंग में होगा। उसके अंदर क्या होगा? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगा। साइन कौन करेगा? मेकर। बिना मेकर के सिग्नेचर के प्रॉमिस नोट वैलिड नहीं होती है। और हमको क्या पे करना है भाई और बहनों? सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी। किसको? ओनली टू or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. I promise to pay you a sum of rupee, I promise to pay a sum of rupees so and so, जो भी मांगने आएगा उसको बताएंगे ये सही इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? अरे सही इंस्ट्रूमेंट है, बीरर है, तो बीरर लिखूंगा ना मैं। बीरर का मतलब क्या? जो भी मांगने आएगा उसको दे दूंगा मैं। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। I promise to pay a sum of rupee so and so to one of your 2 kids। मतलब कोई मिस्टर बी है जिसके 2 बच्चे हैं, मैंने बोला 2 बच्चों में से किसी को भी दे दूंगा। क्या ये इंस्ट्रूमेंट सही है कि गलत है? गलत है भाई। दोनों में से किसी का नाम लिखो, सर्टेन होना चाहिए। कौन है, किसको पे करूंगा? सर्टेन होना चाहिए। हाँ मैंने लिखा कि उसके ऑर्डर पे पे करूंगा, आपके किसी एक बच्चे के ऑर्डर पे पे करूंगा, ठीक है? मतलब उसका नाम लिखा, उसका ऑर्डर लिखा, चलेगा। अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, पर्सन सर्टेन होना चाहिए, या फिर बीरर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो वापस एक बार प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स क्या क्या है समझेंगे सब लोग। पहला क्या होना चाहिए बोलो? सब लोग जवाब देंगे। प्रॉमिसरी नोट कैसी होनी चाहिए? वो हमेशा राइटिंग में होगा। राइटिंग में हम लोग क्या लिखेंगे? अनकंडीशनल, कम ऑन, अंडरटेकिंग। किस बात का? टू पे सर्टेन मनी, सम ऑफ मनी। किसको? टू ए सर्टेन पर्सन। और उसको साइन कौन करेगा? मस्ट बी साइन बाय, बिना सिग्नेचर का वो सही इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये 5 इसेंशियल्स है। अगर ये 5 बातें आपके इन नोट पे दिख गई तो आपका नोट वैलिड है। जेप लगा? अरे जेप लगा। तो ये रहा आपका एक स्पेसिमन। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको स्पेसिमन बनाने के लिए भी बोल दे। ओके, ये फॉर्मेट बनाने के लिए कैसा होता है फॉर्मेट? देखिए यहाँ पे अब ये फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है। बहुत सारे और भी फॉर्मेट हो सकते हैं। मार्केट में आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में चले गए तो आपको प्रॉमिसरी नोट मिल जाएगी प्रिंटेड वाली, या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिंटेड मिल जाता है, जिसके ऊपर आप बस क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, स्टैम्प पेपर लगाएंगे। या आप किसी भी प्लेन पेपर पे अगर ये वाली बात लिखोगे और स्टैम्प पेपर लगा दोगे तो वो भी प्रॉमिसरी नोट है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंटेड वाला ही चाहिए। ये स्टैम्प पेपर की तरह कोई प्रिंटेड नहीं होता है। आप किसी भी प्लेन पेपर पे अगर ये सारे कंटेंट लिख दोगे, स्टैम्प पेपर चिपका दोगे, तो वो प्रॉमिस नोट माना जाएगा। सेम गोज विद द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर यूज करना है तो प्रिंटेड वाला यूज करते हैं, थोड़ा भारी दिखता है इसलिए। तो किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जो एक अच्छा वाला होगा उसके पास आपको इसकी कॉपीज मिल जाएगी ब्लैंक वाली। तो फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है।
इंस्टीट्यूट का ये फॉर्मेट है तो हम भी इसको ही फॉलो करेंगे, बिकॉज अगर एग्जाम में सवाल बना तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अपने मॉड्यूल का ये आंसर छाप करके सजेशन में लिख देगा और सजेशन के साथ आपका आंसर वेरीफाई होगा। तो अगर कहीं गलती हो गया, पागल हो गया वो इंसान, बोले कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, तो मार्क्स काट देगा। तो अननेसेसरली मार्क्स हम ही क्यों अपने मार्क्स गवा दे। तो मेक श्योर करना कि आप लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो। तो लिखा क्या है देखो, ऊपर लिख दिया अमाउंट, फिर लिख दिया प्लेस जहां पे ये बनाया हुआ है, फिर लिखा डेट। डेट को लिखने का तरीका भी देखो, पहले मंथ, डेट एंड ईयर, MMDDYY। दे लिखा 3 months आफ्टर द डेट, कॉमा, I promise to pay Shri Ramesh, that is pay, all to his order, the sum of rupees 10,000 for the value received। स्टैम्प लगा दिया। साइन कौन करेगा? ये कौन है? ये मेकर है। ये कौन है? मेकी। बोला हो सकता है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेयर, पेई, मेकर, हाँ बोलो बोलो, हो सकता है पेई। और किसके किसके नाम पे बनाया हुआ है? तो रमेश जी। रमेश जी रहते कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। आई बात समझ में? अरे क्लियर है पक्का? ये मेकर एक्चुअली यहां से हट करके यहां आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक, वहां से यहां आना चाहिए। ये पे ही है। आई बात समझ में? तो ये आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो ये फॉर्मेट है, इसको देख करके जाना नहीं है, उसको बनाना है। देख करके जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बच्चे लॉ का पढ़ाई कैसे करते हैं? प्रोबेबली आपने भी ऐसी पढ़ाई करी होगी, देख के चले गए। वो देखने से क्या होता है भाई? लिखना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा। बिना राइटिंग का कुछ नहीं होता है। ओरल एग्जाम होती है क्या? राइटिंग में होता है ना, ऊपर से 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, साला गोला गोला करने का भी कोई चांस नहीं है। तो गोला गोला करने का कोई चांस होता तो बच ही जाते। पूरा 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, तो लिखना पड़ेगा ना भाई। तो लिखना पड़ेगा तो राइटिंग करनी पड़ेगी। आपको अच्छा चोर बनना है तो क्या करना होगा? चोरी करनी पड़ेगी। नहीं मतलब ये बुक की बातें मैंने जो पढ़ी मैं आपके पास पास ऑन कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सर आपको चोरी करने के लिए सिखा रहे हैं। मतलब हमको जिस चीज में माहिर होना है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको अच्छा स्विमर बनना है तो आपको क्या करना होगा? सर मैं किताब पढ़ता हूं हाउ टू स्विम। अरे पानी में कूदना पड़ेगा, है कि नहीं? हाथ मार, पाय मार, नहीं तो बूम मार। दिस इज द रूल ऑफ स्विमिंग। कार्डियल रूल ऑफ स्विमिंग बोलते इसको, बेसिक रूल। कुछ तीनों में से कुछ तो करना है तुझको, करना होगा ना। किताब पढ़ रहा मैंने, दिस इज हाउ आई हैव टू स्विंग। भैया नहीं चलता है। तेरे को अच्छा चोर बनना है तो चोरी करने की प्रैक्टिस करनी होगी। तेरे को अच्छा एक रनर बनना है, स्प्रिंटर बनना है, तुमको सुबह उठ करके रनिंग करना होगा। तेरे को अच्छी बॉडी शॉडी बनानी है तो जाना है, तुझको जिम में जाना है, एक्सरसाइज करना है कि नहीं? तो तेरे को अगर लॉ लिखना है, अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखना है, तो क्या करना होगा? बस पढ़ेगा। कुछ नहीं होता है पढ़ के, कुछ नहीं होता है, लिखना पड़ेगा। मैं इतना चिल्ला चिल्ला करके सबको हमेशा बोलता हूं कि तुम लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो लोग करती नहीं, इस बात को फॉलो नहीं करते। तो इसको फॉलो करिए, लिखिए, सारी बातों को लिखिए। मैं बोलता हूं आपके अगर 10 यूनिट है तो 8 ही यूनिट करिए, लेकिन 8 यूनिट को लिखिए प्रॉपरली, आपका काम हो जाएगा। 10 यूनिट को 10 बार ही पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो लॉ में जो लोग गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दी। चलिए तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। हु आर द पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट? एक होता है क्या बोलो? मेकर। मेकर माने हु मेक्स, हु पेज द इंस्ट्रूमेंट, हु इज लाइबल टू पे। हु इज पे? अरे जिसको पे करना है। हमारे एग्जाम्पल में मेकर कौन है? राम। और पे किसको करना है? तो पेयर कौन है? और पे किसको करना है? अरे श्योर। साइन किसका होना चाहिए? राम का कि रमेश का? गुड। अब कुछ गुड सप्लाई वगैरह होते हैं, कुछ वैल्यू रिसीव होती है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। अगर बिना किसी कंसिडरेशन के इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो क्या वो सही होता है?
द आंसर इज नो। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है फॉर द वैल्यू, मतलब राम ने रमेश से कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिसीव करा हुआ है, कुछ ना कुछ तो गुड्स खरीदी करे हैं ऑन क्रेडिट, इसके बदले वो प्रॉमिस कर रहा है। बिना किसी कंसिडरेशन के अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं होता है। उन इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। उसको अकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि बिना किसी वजह बना दिया। क्यों बनाते हैं, किस पर्पस के लिए बनाते हैं, वो समझने में थोड़ी भी देर है। प्रॉमिसरी नोट के पार्टी समझे, उसका स्पेसिमेन समझे। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जो हमने देखा कैसे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। जैसे आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बताएंगे क्या ये इंस्ट्रूमेंट सही है। लिखा है कि मैं अपने आप को बी के तरफ 1000 के लिए डेट एक्नॉलेज करता हूं जिसको मैंने पे करना है ऑन हिज डिमांड, जिसका मैंने वैल्यू रिसीव करा हुआ है। तो बताएंगे क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, बिकॉज इसके अंदर मैंने एक्सप्रेस प्रॉमिस करा है टू पे। दूसरा, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। सॉरी IOU क्या होता है, ILU नहीं है, IOU है, ठीक है। मेक श्योर आप कुछ और ही सोच रहे हैं उसके बारे में। IOU का शॉर्ट फॉर्म है IOU। इसका मतलब क्या है कि मैं तुमको 1000 रुपए देने के लिए लायबल हूं। बताएंगे क्या ये प्रॉमिसरी नोट है। दिस इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट, बिकॉज यहां पे मैंने बस डेट एक्नॉलेज करा हुआ है। मैंने आपको कभी प्रॉमिस नहीं करा कि मैं पे करूंगा। मैंने कहा कि मैं तुला पार्टी देना लागतोय, पण देणार आहे का। मैंने बस एक्नॉलेज करा ना कि आई एम लाइबल टू गिव यू द पार्टी, बट आई हैवंट promised you that I will give you the party, I will throw the party. No, I haven't. So mere acknowledgement of debt is not a promissory note. Acknowledge करो और साथ साथ प्रॉमिस करो तो वो प्रॉमिस नोट बन जाएगा। आई बात समझ में। तो राइटिंग में होना चाहिए और क्या होना चाहिए बोलो, सब लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। जोर से बोलो क्या। और ये प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, डेफिनेट एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल समझते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। सत्यानाश, मेरी शादी सी के होने के बाद 7 दिन के अंदर मैं तेरे को 500 रुपए पे करूंगा। बताएंगे क्या ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है। भैया ये मैरिज सी से करना ये कंडीशन है, होगा नहीं होगा नहीं पता, नहीं हुआ तो the promise note is invalid as the marriage with C may or may not, ये conditional है। I promise to pay B ₹500 on D's death। बताओ ये कंडीशनल है क्या अनकंडीशनल है। कंडीशनल है। क्यों, अरे डेथ सर्टन है क्या अनसर्टन है, सर्टन है क्या अनसर्टन है, तो ये अनकंडीशनल है कि कंडीशनल है। As the death of D is certain, the promise is unconditional and the note is valid। अरे डेथ सर्टन है ना, जो आएगा वो जाएगा। अरे डी कभी ना कभी मरेगा नहीं मरेगा, क्या हमेशा जिंदा रहेगा। दुनिया का एक रूल है ना, जिस चीज की शुरुआत है उस चीज का अंत है। बोलो राधे राधे। तो डी का डेथ सर्टेन है तो ये कंडीशनल नहीं है, ये अनकंडीशनल है कि डी मरेगा 7 दिन के अंदर पैसा पे करूंगा, 12 घालायच्या आधी पैसे तुझ्या हातात। अरे समझे नहीं समझे, जेपे नहीं जेप एग्जाम में सवाल बन सकता है ये, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, डेथ से लोग इमोशनल हो गए। नहीं नहीं सर कैसा 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 असं कसं बनू शकता सर तुम्ही, किसी के मरने पे पैसा नहीं। अरे नलायक, अनकंडीशनल है ये, जेप्या नहीं जेप्या। चलिए, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम।
मरने की ही राह देख रहे हैं ना लाइफ, मरेगा मेरे को पैसा छोड़ के जाएगा, उसमें से मैं तुमको पैसा दूंगा। दिस इज इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट। डी का डेथ तो सर्टेन है, लेकिन डी मेरे लिए कुछ पैसा छोड़ के जाएगा, ये सर्टेन कहां है? मैंने लिखा आई विल पे यू व्हेन माय फ्रेंड्स पे मी। वैलिड की इनवैलिड? अरे इनवैलिड, बिकॉज ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं हो सकता है। और फ्रेंड मुझको पैसा देगा भाई, देने के लिए थोड़ी ना लिया उसने, तो डुबवाने के लिए लिया उसने मेरे से पैसा। तो हमेशा हमेशा आपकी प्रॉमिस नोट क्या होगी बोलो? अनकंडीशनल डेफिनेट। ये उसके एग्जाम्पल है, वापस दोहराता हूं मैं आपको। मॉड्यूल के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स है, मॉड्यूल के अंदर जितने भी स्पेसिमेंस है, मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनके साथ आप 100% क्लियर हो जाने चाहिए। 80% क्वेश्चन उसी से आएंगे, बात समझे? 20% क्वेश्चन थोड़े से अजीबोगरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनसे क्लियर हो तो उसको भी टैकल कर सकते हो। तो वापस दोहराता हूं एक बार कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, मॉड्यूल के सारे एग्जांपल्स, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट इट। उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई भी डाउट है तो मेरे पास लेके आइए, क्लियर करवा के दे देंगे। सही बात है? चलिए, उसके बाद साइन कौन करेगा और क्या पे करेगा? मनी ओनली। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माय ब्लैक हॉर्स ऑन द 1st जनवरी नेक्स्ट। बताएंगे क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये ब्लैक हॉर्स इज नॉट ए मनी, पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाएगा। सही बात। नेक्स्ट वन, अमाउंट क्या होनी चाहिए बोलो? सर्टेन। I promise to pay B ₹500 and all other sum which shall due to him. Invalid. कितना पैसा? Specify करो, certain करो. But sometimes the language of the promise note is such that the amount payable can be easily ascertained. In such case, the promise note will be a valid. जैसे I promise to pay B ₹500 along with simple interest at the rate of 12% per annum. तो क्या हम उसको असर्टेन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। बताएंगे जो भी मेकर है, पेई है, वो सर्टेन होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, और वो डिफरेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं खुद को प्रॉमिस कर रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। ऐसा नहीं होता है भाई। पेई एंड मेकर डेफिनेट होने चाहिए और वो डिफरेंट भी होने चाहिए, एक ही नहीं हो सकते। एंड लास्ट वन, इट मस्ट बी। और स्टैम्प को कैसा करना चाहिए बोलो? कैंसल। मैंने बताया ना आपको कि जब भी स्टैम्प लगेगा उसके ऊपर क्या होना चाहिए बोलो? सिग्नेचर क्रॉस होना चाहिए, थोड़ी सिग्नेचर बाहर, थोड़ी सिग्नेचर उस स्टैम्प के ऊपर। ऐसा क्यों? इससे हम लोग स्टैम्प को कैंसिल करते हैं। सर कैंसिल करने का क्या मतलब है? इतना पैसा देके खरीदी किया और तुम उसको बर्बाद कर रहे हो, कि वापस उसका रीयूज ना हो। बिकॉज स्टैम्प इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और अगर तुम एक ही स्टैम्प निकाल के डिफरेंट प्रॉमिस नोट पे चिपका रहे हो तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ ना। बिकॉज एक प्रॉमिस नोट इज अ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन देन गवर्नमेंट हैज टू रिसीव सम टैक्स ऑन इट, इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना। आप बताएंगे एक ही रेवेन्यू स्टैम्प लेकर, जो बड़ा वाला होता है, उस एक ही स्टैम्प पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज की खरीदी बिक्री करते हो कि एक ही करते हो? तो वैसे एक ही प्रॉमिसरी नोट है, उस पे एक ही स्टैम्प लगेगा, क्रॉस करेंगे। समझे नहीं समझे? कभी कभी पोस्ट ऑफिस में गए हो, वहां पे मिल जाएगा आपको रेवेन्यू स्टैम्प, है ना? वहां पे लोग उस पोस्ट ऑफिस पे जाने के बाद वो लेटर पे चिपकाते हैं। पोस्टल स्टैम्प अलग होते हैं, पोस्टल स्टैम्प मत चिपकाओ इधर, वो सस्ते होते हैं ना। स्टैम्प तो स्टैम्प है सर, अब ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? अरे रेवेन्यू स्टैम्प अलग होता है, पोस्टल स्टैम्प अलग होता है। पोस्टल स्टैम्प पोस्ट की फीस होती है, चार्जेस होते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प इज अ टैक्स फॉर द गवर्नमेंट। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के रेवेन्यू स्टैम्प डिमांड करिए। क्या डिमांड करिए? पोस्टल स्टैम्प नहीं। और एक ही रेवेन्यू स्टैम्प बार बार यूज ना हो, इसीलिए जब तक आप उसको क्रॉस साइन नहीं करते तब तक वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। तो एक मस्त इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से जितने स्टैम्प की गरज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपए तक कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर मान लो 50 रुपए का स्टैम्प लगेगा, तो 50 रुपए का स्टैम्प लगना चाहिए। आप यहाँ पे अगर 10 रुपए का स्टैम्प लगाओगे तो ये स्टैम्प इस अमाउंट को कवर नहीं करता है। समझे? तो 10 रुपए से मान लो आपका 1,000 रुपए का ही कवर होता है अमाउंट,
तो 1,000 तक ही वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा। सर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 100 रुपए का लगाऊं, तो 100 रुपए लगाने से 1 लाख कवर हो जाएगा, तो 1 लाख रिकवर कर सकता हूं। अमाउंट कवर्ड बाय स्टैम्प और रिटर्न, बात समझे? आप जितना अमाउंट लिखोगे उसको कवर करने के लिए जितने स्टैम्प की गरज है वो स्टैम्प लगाओ, या फिर आपने ज्यादा स्टैम्प लगा दिया तो जितनी अमाउंट लिखी है वो कवर हो जाएगी, या आपने कम का स्टैम्प बनाया हुआ है तो जितनी अमाउंट उस स्टैम्प से कवर हो जाएगी उतनी ही अमाउंट के लिए वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा। तो ये क्या होते हैं बोलो? कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। क्लियर? थोड़ा लिखा पढ़ी करें तो सो जाएंगे नालायक। अच्छा आपको समझ रहा है ना? कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या? एकदम सिंपल है भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं। वैसे इंटर में इससे खतरनाक खतरनाक बातें हुआ करती थी। मैं तो डर गया था जब इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था फाउंडेशन पे, मैंने बोला नलायक को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझते। निगोशिएबल क्या समझेगा? बट मैंने फिर सिलेबस देखा तो मैं थोड़ा सा रिलीफ में चला गया कि भैया हाँ ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल सिलेबस फाउंडेशन में डाला हुआ है। वैसे इंटर में अननेसेसरली बहुत बातें दी गई थी जो एक्चुअली रियलिटी में हम लोग यूज भी नहीं करते। तो फाउंडेशन का सिलेबस अच्छा है कि जितना हमको यूज करना है, जितना हम हमारे पर्पज के लिए सही है उतना ही यहाँ पे सिलेबस में डाला हुआ है। तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है इस एक्ट के अंदर। बस पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो और थोड़ा टेक्निकल है तो आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, वैसे डिफिकल्ट है नहीं। तरीके से सीखोगे, बेसिक्स क्लियर है तो आसानी से हो जाएगा। हाँ जी चलिए, तो हेडिंग दीजिए सेक्शन नंबर 4 प्रॉमिसरी नोट। अब बेटा फैन लगाना है। वो लगा दूं नेहा जी? वो चाहिए? लगा दूं? देखिए सेक्शन नंबर 4 प्रॉमिसरी नोट, हो सके तो सेक्शन नंबर याद कर लेना। डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, मीनिंग नहीं लिखते हम लोग, ठीक है? लिखने के लिए बोलने की गरज नहीं है।
हो गया। चलिए उसका स्पेसिमन हम लोग बनाए, ये वाला। चलो ये ऐसा कैसा कॉपी करूं? इज इट ओवर? यस भाई और बहनों, आगे बढ़ सकते हैं? इजाजत है? अरे इजाजत है, बोलो इरशाद। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है बोलो? अरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, प्यार से बोलो। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका क्या बोलो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? प्रॉमिस नोट समझ गए? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मान लो क्योंकि कि कोई पेशेंट है, पेशेंट चला गया डॉक्टर के पास, उसके किडनी में हार्ट अटैक हुआ है, तो उसको ऑपरेशन करवाना है। तो पेशेंट डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करवाया और बिल बना कुछ 3 लाख रुपयों का। कितने का बना? फिर पेशेंट बोले मेरे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, मैं आपको बाद में पैसा पे करूंगा। अब बताओ पेशेंट उस हालत में होगा कि वो प्रॉमिस नोट बना के दे? उसके तो हार्ट अटैक हो गया, ना लिखने के हालत में है, ना खाने के हालत में है, तो प्रॉमिस नोट बना के कैसे देगा? उसने पढ़ा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो डॉक्टर बोला रुक भाई, तो कुछ मत कर, मैं कुछ लिखवा कर देता हूं। तो डॉक्टर ने लिखा, क्या लिखा?
डॉक्टर ने वहीं से प्रिस्क्रिप्शन उठाया और प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया, डेट डाल दिया पे, आज का डेट 27 ना, यहां पे लिखा 2 months आफ्टर डेट पे मी और माय ऑर्डर, पे मी और माय ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज, कितना, 3 लाख ओनली फॉर द वैल्यू दैट यू हैव रिसीव्ड। यहां पे डॉक्टर साहब ने कर दिया साइन, यहां पे लगा दिया स्टैम्प, स्टैम्प को कर दिया क्रॉस, और यहां पे लिखा 3 लाख रुपए। बताएंगे ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है कि नहीं, क्या ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है कि नहीं, हाँ कि ना, वैलिड है। क्या पेशेंट आगे 3 लाख रुपए देने के लिए लायबल है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू से यस, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। देखो झुंड में बोलना है तो सब बोलते हैं। हाँ बेटा पाटिल सही है, अच्छा जी, और यहां पे कोई बोल रहा सही है, अच्छा कितने लोग बोले नहीं सही नहीं है सर, सही नहीं है, नहीं है, क्यों बेटा नहीं आज क्यों? अरे तो सर्विस के बदले भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट कभी गुड्स के बारे में होगा। ये कौन सा लॉ लेके आ गए? हाँ बेटा ड्रॉवी ने साइन नहीं करा है, हाँ सर यहाँ पे जो पेशेंट है उसने साइन कहां करा है? ये किन किन लोगों का ये कहना था? पर हाथ ऊपर करना, अच्छा जी। तो हमने अब तक पढ़ा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे जिसके नाम पे हम लोग बनाते हैं, जो लायबल है टू पे, उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। दैट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये सबसे बड़ा मिथ है। आज आपकी दुनिया बदल जाएगी, अब तक जो पढ़ा था वो सब झूठ लगने लगेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की गरज है। ये सबसे बड़ा मिथ है सर, मतलब बोलने के लिए बोला तो कुछ भी बोलोगे क्या? तो देखते हैं, बताएंगे ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं। चलो आपके हिसाब से पेशेंट ने साइन करा, तो बताएंगे क्या आज पेशेंट 2 महीने के बाद 3 लाख रुपए देने के लिए लायबल है कि नहीं? द आंसर इज यस। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। जहां पे प्रॉमिसर प्रॉमिस नहीं कर रहा है, प्रॉमिसर प्रॉमिस नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है? जो पर्सन पैसे रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड है, वो जो पे कर रहा है उसको ऑर्डर कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऑर्डर। जहां पे प्रॉमिसरी नोट में एक अनकंडीशनल प्रॉमिस हुआ करता था, बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। प्रॉमिस नोट में क्या होता है? प्रॉमिस जो मेकर खुद बना करके देता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक ऑर्डर होता है कि यू हैव टू पे मी। अब इसके पार्टीज क्या क्या होंगे बताओ? एक होगा ड्रॉवर। हु इज अ ड्रॉवर इन दिस केस? सब लोग, डॉक्टर इज अ ड्रॉवर। बताएंगे हु इज अ ड्रॉवी? इज द पेशेंट। और हु इज द पेई? हु इज द पेई? इज द डॉक्टर। क्या हो सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पेई कोई और है, ड्रॉवर कोई और है? हो सकता है ना। मतलब डॉक्टर ड्रॉ कर रहा है बिल और बोल रहा है कि मुझको पे कर, तो पेई डॉक्टर ही हो गया। तो हमारे एग्जांपल में पेई और ड्रॉवर एक ही है, और जो पे करने वाला लायबल वो कौन है? पेशेंट है। डॉक्टर साहब ने ऐसा लिखा कि पे माय सन,
पे माय सन, और उसका एक ही सन है, तो बताएंगे यहां पे पे कौन हुआ, सन। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर अलग हो सकता है, ड्रॉवी अलग हो सकता है, और पे भी अलग हो सकता है। यूजुअली ड्रॉवर और पे क्या होते हैं बोलो, सेम होते हैं। जेपला पक्का? तो बताएंगे प्रॉमिस नोट में क्या होता है, प्रॉमिस नोट में क्या होता है, प्रॉमिस होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर होता है। सही बात है। चलिए, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन कंटेनिंग साइंड बाय डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन, पेशेंट को बोला, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू द बियरर। तो बताएंगे क्या क्या इसेंशियल निकल करके आएंगे कि यहां पे क्या होगा, पहले तो ये किस में होगा बोलो, इन राइटिंग। नंबर 2 इसमें क्या होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। अच्छा, साइन कौन करेगा, साइन बाय मेकर। क्या बोलेगा, पे सर्टन मनी, किसको, टू सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर, यही लिखा है ना, या फिर बियरर को, जो भी, या फिर बियरर को। क्या ये मीनिंग हो गया? अच्छा, इस मीनिंग के अंदर बताना कहां लिखा है, इट मस्ट बी साइन बाय दी ड्रॉविंग। डेफिनेशन के बाहर तो कुछ नहीं है भाई, आप खुद का लॉ तो नहीं लगा सकते। अभी आपने बताया मुझको सर ड्रॉवी का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, कहां लिखा है कि ड्रॉवी का सिग्नेचर चाहिए, साइंड बाय होम, साइंड बाय होम, मेकर बोला है ना, तो मेकर का सिग्नेचर है कि नहीं, मेरे इस इंस्ट्रूमेंट पे मेकर का सिग्नेचर है कि नहीं, तो बताओ। एक्सेप्टेंस की कोई गरज ही नहीं है, एक्सेप्टेंस करा ही नहीं है, पेशेंट ने साइन करा भी नहीं है, अरे वो खुद फेफड़े आके गिर गया है, कहां साइन करेगा भाई वो? अगर लिखते आता तो प्रॉमिस नोट नहीं बनाता, वो नहीं बना सकता है, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट है, तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा है, तो क्या ये सही है कि गलत है? बाय डेफिनेशन आप मुझको बताना यहां पे एक्सेप्टेंस की गरज है कि नहीं। चलो सर आपने गलत लिखा होगा, फिर इसको पढ़ लो, डेफिनेशन को पढ़ के बताना क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की गरज है कि नहीं है। है नहीं है ना? तो बताएंगे क्या आज बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की गरज है? द आंसर इज नो। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, फॉर द सेफ्टी पर्पस एक्सेप्ट करवा के लेते हैं, और जैसे ही ड्रॉवी यानी कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट करता है साइन करके, तो ड्रॉवी क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। सही बात है सर, फिर एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये वैलिड कैसे हुआ? आज एक इंस्ट्रूमेंट जो बिल ऑफ एक्सचेंज पेशेंट ने जो एक्सेप्ट नहीं करा है, पेशेंट के नाम पे बना दिया है, डॉक्टर साहब के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर साहब 2 महीने के बाद 3 लाख रुपए पेशेंट से रिकवर करने के लिए जाएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब 2 महीने के पहले उसको किसी के नाम पे इंडोर्स कर दे, है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब ने क्या करा, एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स कर दिया। ओके, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो पेशेंट के नाम पे बना है, इसको क्या कर दिया, कम ऑन, क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेड नहीं है, इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय पेशेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे इंडोर्स हो गया। तो एज, कान खुले सबके, एज द बिल ऑफ एक्सचेंज was not accepted, bill of exchange was not accepted, the primary liability
to pay on the bill of exchange will go to the doctor. बात समझे? When bill of exchange is not accepted, then primary liability to pay to the endorsee. Who is endorsee? Medical distributor. Is of a doctor. And secondary liability is of the patient. आई बात समझ में? मतलब आज मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर जो बिल एक्सेप्टेड नहीं है, जो उसके नाम पे एंडोर्स हुआ है, उसको लेकर के पेशेंट के पास नहीं जा सकता. उसको लेके किसके पास जाएगा? डॉक्टर साहब के पास जाएगा, बिकॉज डॉक्टर साहब इज अ प्राइमरी लायबल. ऐसा क्यों? जैसे मान लो किसी ने मेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया. ओके, जैसे राज ने मान लो मेरे ऊपर बना दिया कि सर 2 months आफ्टर दैट पे मी और माई ऑर्डर ₹1 crore. मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे नाम पे बिल बना है. और उसने क्या कर दिया? उसने किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया. उसने मान लो ओम के नाम पे ट्रांसफर कर दिया. अब ओम एंडोर्सी हो गया. ओम किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा. बोले सर 1 crore रुपए जो आप राज को देने वाले थे वो दीजिए मुझको. मैंने बोला मैं कब देने वाला था? मैं लायबल नहीं हूं. तो क्या ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? यस. तो ओम को किसके पास जाना था? Because Raj was the person who is primary liable when the bill of exchange is not accepted. लेकिन अगर एक बार एक्सेप्ट हुआ, जैसे कि पेशेंट ने एक्सेप्ट कर दिया, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो बताएंगे हु इज अ पर्सन हु इज प्राइमरी लायबल? इज द पेशेंट. आई बात समझ में? तो पहले किसके पास जाएगा? मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज वो एक्सेप्टेड है. आज पेशेंट मना कर सकता है क्या? लेकिन जब एक्सेप्टेड नहीं तो मना कर सकता है क्या? इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की गरज नहीं होती है. बिना एक्सेप्टेंस वाला बिल ऑफ एक्सचेंज भी वैलिड होता है. आप उसको इनवैलिड मत बोलना, बस उसके ऊपर जो लोग लायबल है उनका सीक्वेंस बदल जाएगा. तो अब तक जो पढ़ के आए थे उसमें एक बस अपडेट कर लेना कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की गरज नहीं होती है. डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड. फॉर द सेफ ट्रांजिट हम उसको एक्सेप्ट करवाते हैं, और नहीं किया तो कोई इनवैलिड नहीं होता है. बस प्राइमरी पार्टी लायबल बदल जाएगी, यानी कि प्राइमरी पार्टी लायबल विल बी अ ड्रॉवर इन केस ऑफ अ एंडोर्समेंट. और वैसे भी अगर मैंने किसी के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया जो मेरे को लायबल ही नहीं है, तो वो तो मेरे को पे करने ही वाला नहीं है. अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो सही की गलत? जे पे आ गया. अरे पक्का. तो ये रहा क्या बोलो? स्पेसिमन. स्पेसिमन क्या है? ऊपर ड्रॉवर का नाम लिखा हुआ है, नीचे उसका एड्रेस दिया हुआ है, डेट लिखी हुई है, अमाउंट लिखा 4 months आफ्टर द डेट पे टू मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव. किसको लिखा है? ड्रॉवी कौन है? मिस्टर सी. यहां पे ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर कौन है? मिस्टर ए. ड्रॉवी कौन है? मिस्टर सी. और पे कौन है? बताएंगे कौन किसको पे करेगा? कौन किसको पे करेगा? सी किसको पे करेगा? बी को पेगा. और ये पे करने के लिए बोल कौन रहा है? ए. तो ए कौन हो गया? ड्रॉवर. सी कौन हो गया? ड्रॉवी. जो पे करेगा. किसको पे करेगा? अच्छा, ये बी के जगह पे ए का नाम भी हो सकता था. क्लियर? अब इतने बेसिक में और बेसिक में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना काफी है आपके लिए. उतना दिमाग है कि नहीं? पक्का? जेप लगा. पार्टीज कौन है? ड्रॉवर मतलब कौन? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है. ड्रॉवी मतलब कौन? जिसके नाम पे बनाया जाता है. जब वो एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर बन जाएगा. उसकी लायबिलिटी क्या होती है? प्राइमरी. जब वो एक्सेप्ट करेगा. प्राइमरी एंड अनकंडीशनल. जब वो एक्सेप्ट करेगा. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी. और पे कौन है? जिसको या जिसके ऑर्डर पे पैसा पे होना है. जिप लगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन राइटिंग, ऑर्डर टू पे, डेफिनेट, अनकंडीशनल, साइन होना चाहिए. ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे मस्ट बी सर्टेन. जैसे ऑन डिमांड पे टू बियरर द सम ऑफ ₹500 फॉर द वैल्यू रिसीव. दिस इज द इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. क्यों? क्यों? However, bill of exchange payable on demand in which the name of the payee is mentioned is a valid. On demand pay to A
or his order a sum of rupees 500 for the value received. This is a valid bill of exchange. A sum must be certain, the order must be to pay the money only, and it must be stamp. Clear है? प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सैम, सैम लिखा है सैम, सैम ड्रॉवर, उसने क्या करा? गुड्स बेचे किसको? मिसेस रीटा को, जो ड्रॉवी है. Bill of exchange delivered to Rita and is accepted by her unconditionally. On maturity, drawer present the instrument to the drawee for the payment. Drawer receive the payment, transaction is completed. सेम वे ड्रॉवर ड्रॉ करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवी को देगा, ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, ऑन ड्यू डेट ड्रॉवर लेके जाएगा, उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा, ड्रॉवी उसको पे करेगा, बात खत्म. ये होता है प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. जिप लगा, फटाफट बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखते हैं और इसकी कहानी खत्म करते. अब बेटा सिग्नेचर कौन है? कौन पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आएगा आगे, पोस्ट सिग्नेचर की कहानी आएगी आगे. बच्चे का डाउट है सर सिग्नेचर फोर्ज हुआ तो, मतलब झूठ मूठ का सिग्नेचर किसने कर दिया तो, आएगा आगे. फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी क्या होती है, आगे आएगा. तो लिखिए सेक्शन नंबर 5, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. जो अभी मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? अब दिखता है क्या? थोड़ा थोड़ा.
इफ इट इज ओवर देन स्पेसिमन लिखना, ड्रॉ करना है आपको। ओवर। इज इट ओवर? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नीचे एक डिफरेंस दिया हुआ है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो डेफिनेशन के एंगल से दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रॉमिसरी नोट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इसमें बैंक नोटरी नहीं आता है, मैंने इसको पेंडिंग मार्क करवाया था। डिफरेंस होने के बाद हमको इसको डिस्कस करना है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूं प्रॉमिसरी नोट की, तो प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है टू पे। वहीं पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूंगा तो ये अनकंडीशनल क्या होता है बोलो? तो यहां पे होता है प्रॉमिस और यहां पे होता है ऑर्डर। क्लियर?
दोनों में डिफरेंस हो सकता है एग्जामिनेशन में आ ही जाए। तो प्रॉमिस नोट में क्या होता है, प्रॉमिस और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर, नीचे वही लिखा हुआ है, प्रॉमिस एंड ऑर्डर। पार्टीज, प्रॉमिस नोट के कितने पार्टीज होते हैं, दो, एक होता है मेकर, एक होता है मेकी। पे, मेकर मतलब जो बनाता है, पे मतलब जिसको पे किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बनाता है वो पैसे रिसीव करता है, प्रॉमिस नोट में जो बनाता है वो पे करता है। अरे मेरे शैतानों की बाहुबली, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैंड हो रहा है, टेक ऑफ ही हो रहा है, बस छू के निकलेगा कॉन्सेप्ट सर, दिमाग में नहीं घुसा है। मैंने कहा प्रॉमिसरी नोट जो बनाता है वो पे करता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है वो पैसे रिसीव करता है। मैं झूठ बोलिया, मैं कुछ गलत बोलिया नहीं ना? तो प्रॉमिसरी नोट में मेकर होता है और पेई होता है। मेकर मतलब जो पे करेगा, पेई मतलब जो रिसीव करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर जो पैसे रिसीव करेगा, जो बनाता है, ड्रॉवी जो पे करेगा, और पेई जिसको पे होना है। कई बार ड्रॉवर और पेई एक ही हो सकते हैं, आंसर इज यस। एक्सेप्टेंस बताएंगे, प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की गरज है, भाई क्या ये एक्सेप्ट करेगा, मैं खुद बना के दे रहा हूं, मैं पे करूंगा, तो तू एक्सेप्ट करेगा? क्या गरज है इस बात की, मैं तो को पे कर रहा हूं, लाइफ जिंगा लाला। बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की गरज वैसे नहीं है, लेकिन अगर एक बार एक्सेप्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। बाय डेफिनेशन ऐसे कोई एक्सेप्टेंस की गरज नहीं है। वैसे इंस्टीट्यूट को मेरा लेक्चर देखना चाहिए, तब जाकर के ये पॉइंट निकल जाएगा यहां से। नहीं, आई एम सीरियस अबाउट इट। अब क्या है कर, सी गलत है, पॉइंट ही गलत है पूरा। हाँ बेटा, हाँ जी, तो लिखना बेटा, ये लिख। मटेरियल में जो देख क्या सीन है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। बाप को सिखाना नहीं होता है। समझे? तो बाप बाप होता है, चाहे जो भी हो। तो तुमको लिखना है पॉइंट तो लिखो, नहीं लिखना है छोड़ दो, आगे लिखो। वैसे इंस्टीट्यूट इस पे सवाल भी नहीं पूछेगी तुमको कि बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट की गरज है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, उसको नहीं पता ना। तो बंदा खुद कंफ्यूज है, सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन रियलिटी में बाय डेफिनेशन एक्सेप्ट की गरज नहीं है। आगे, पेएबल टू द बियरर, प्रॉमिस नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर। क्या बात कर रहे सर, इतनी गुल्लाई की। अब बताओ, तो मैंने ये पॉइंट जानबूझ के पेंडिंग रखा हुआ था, जब डिफरेंशिएशन आएगा तो बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हाँ चलो उसकी बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेएबल टू द बियरर, हाउएवर इट कैन नॉट बी पेएबल टू बियरर ऑन, बियरर को डिमांड पे कभी नहीं होगा, बात समझे? लेकिन प्रॉमिसरी नोट कभी भी क्या नहीं होगा, बियरर पे नहीं होगा। ऐसे क्यों? अच्छा, आपके पास वॉलेट तो होगा, सबके पास वॉलेट, वॉलेट होगा ना, निकालिए वॉलेट, निकालिए, पैसे नहीं चेक करूंगा मैं, निकालिए वॉलेट, वॉलेट सब लोग। वॉलेट नहीं है क्या? बिना वॉलेट के घूमते हो इधर उधर? मैं छीनने वाला नहीं हूं, ऐसा कोई मशीन नहीं लगाया कि वॉलेट निकाला तो लगे एकदम खींच के ले लिया वॉलेट। अबे ले भी लिया तो वापस दे दूंगा। वॉलेट निकालो सब, वॉलेट निकालो, वॉलेट निकाला, वॉलेट दिखाइए, वॉलेट निकालिए सब। जब तक सब लोग वॉलेट नहीं निकालेंगे तब तक कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा वॉलेट नहीं है, गरीब वॉलेट ही नहीं रखता है। कार्ड पे क्या है, पैसा तो होना चाहिए उसमें। अच्छा, सब वॉलेट दिखाओ मुझको, वॉलेट दिखाइए, वॉलेट सब लोग वॉलेट दिखाएंगे, वॉलेट। भाई किधर है वे? नहीं, वॉलेट नहीं है, इसी में घूमता है तू, गूगल पे। अच्छा एक बात याद रखना, इट गूगल पे, इट नॉट गूगल इज पेइंग। लोग गूगल पे का इस्तेमाल यूज करते हैं एज गूगल पेइंग इट, जैसे गूगल पे, नॉट गूगल पेज इट।
समझे, इस्तेमाल करिए उस। हाँ वॉलेट, इधर वॉलेट बताइए, वॉलेट, वेरी गुड। अच्छा वॉलेट खोलिए, ये वॉलेट खोलिए भाई। पैसा है 500 का, 1000 का नोट, 2000 का नोट किसके पास है क्या? भाई और बहनों शुरू हो जाएगा फिर। अच्छा नोट, कोई भी नोट होगा, कोई भी 100 का नोट होगा, अमीर लोगों के पास 100 का नोट होगा नहीं होगा? 500 का भी होगा। हाँ 100 का नोट निकालिए। अच्छा 10 का होगा तो निकालिए, 20 का होगा, 50 का होगा, निकालिए, कोई चिंता नहीं। तो 20 का ही निकाला, मुझको पता है। नालायक। अच्छा पैसा है कि नहीं? अच्छा दिखाइए, पैसा दिखाइए। हाँ पैसा दिखाइए। हाँ अब अमृता जी कहाँ है पैसा? 500 का नोट, अमीर लोग हैं भाई। अच्छा पैसा निकालिए, दिखाइए, पैसा दिखाइए मुझको। पैसा देखने से मेरे को एनर्जी आती है, दिखो। तो पैसा है? अच्छा दिखा पैसे। दूंगा, वापस दूंगा, कोई चिंता नहीं, दूंगा पैसा, वापस दूंगा। हाँ नंबर दिखा पैसा, बोल रहा है, नंबर देखूंगा। वैसे नोट में पहले क्या दिखता है? गांधी जी दिखते हैं। प्रणाम करिए गांधी जी को। नहीं करेंगे? क्या नालायक बच्चे रे। तो गांधी जी है, ऊपर कुछ लिखा है, ये वाला, ये वाला फेस देखिए, ये वाला फेस देख रहे सब लोग? ऊपर देखिए, कोई खींचने वाला नहीं है इधर, नालायक को। लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, लिखा है। ऊपर आगे लगे 100 रुपए, किसी को 500 रुपए होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गारंटीड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रत्याभूत मतलब गारंटीड। फिर नीचे कुछ नंबर विंबर होंगे, और गवर्नर साहब की सिग्नेचर दिख रही है आपको, दिख रही है? उसके ऊपर कुछ लिखा है, कोई पढ़ेगा? सब लोग पढ़ेंगे, 1 2 3 स्टार्ट, पढ़िए। अरे हिंदी में भी लिखा है ना, हिंदी, हिंदी, हिंदी में लिखा है ना, हिंदी में पढ़िए। अंग्रेज पर, जैसे अंग्रेज मीडियम में पढ़ के आए नालायक, पढ़ो हिंदी में। नीचे कौन है गवर्नर आपके? शक्तिकांत दास गवर्नर, नीचे अभी अंग्रेजी में पढ़िए। सो एंड सो, एंड नीचे गवर्नर साहब का सिग्नेचर। अच्छा ये आपको प्रॉमिस नोट से नहीं लग रहा है? आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, तो इसका मतलब क्या होता है? ये देने के बाद 100 रुपए मिलेंगे, तो ये क्या है? कुछ और लिखा है? कुछ और लिखा है? नहीं देख रहे तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा बेटा, गवर्नर अलग है, अच्छा चल लेते हैं, गवर्नर बदलते रहते बेटा, कोई चिंता नहीं। मैं सोचा कुछ और लिखा है नोट पे, बोले कहां से लाए। हाँ जी, इसमें क्या लिखा है कि मैं धारक को जो भी 100 रुपए वगैरह वगैरह देने का वचन देता हूं, तो ये क्या है फिर? ये अगर 100 रुपए नहीं है, अगर ये देख के 100 रुपए मिलते हैं, तो ये क्या है फिर? मेरे कोई चिंता नहीं, मैं 100 रुपए दूंगा, देख रहा है कैसे, देखो बच्चा, बोले देगा नहीं देगा। अच्छा फिर ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये 100 रुपए नहीं है फिर? 100 रुपए है ना, तो ये देके 100 रुपए मिलेंगे, मतलब वैल्यू मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अमृता जी? 500 रुपए ना आपके पास, तो 500 देके 500 मिलेंगे, मतलब गुड्स मिलेंगे। गवर्नर साहब गुड्स देंगे आपको, साइन कुछ नहीं किया गवर्नर, तो गवर्नर साहब के पास जाके गुड्स लोगे, क्या गुड्स लोगे? अरे गुड्स देने का वादा करा है कि पैसे देने का वादा करा है? आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, ऐसा बोला है ना, तो पैसा मिलेगा ना, गुड्स कहां से आ गए बीच में? अरे पैसा पे करने का वादा कर रहे हो तुम क्या बक के जा रहे हो भाई? इधर लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे गुड्स ऑफ रुपीज 100, नहीं ना, तो पैसा पे करेगा, तो ये क्या है फिर? सर बचपन से हम इसको पैसा समझ के आ रहे हैं सर, 20 पे फाड़ दो इसको। किसी वैल्यू नहीं है सर इसका फिर।
तो क्या है बताओ तो सही है, क्या है चीज? ये मुंह में है, वो तो बिल्कुल सही है एक्चुअली में। एक्चुअली ये आपका करेंसी नोट है, करेंसी नहीं है। भारत का करेंसी क्या है? रुपए। भारत का करेंसी रुपए। ये करेंसी नोट है कि करेंसी है? करेंसी नोट है सेफ ट्रांजिशन के लिए। करेंसी को हमने इतने डिनोमिनेशन में डिवाइड करा है। ये 100 रुपए का डिनोमिनेशन है। आप अगर ये 100 रुपए लेके जाए, ये नोट लेके जाएंगे तो गवर्नर साहब आपको 100 रुपए देंगे कॉइन में। बात समझे? क्या देंगे? 100 रुपए कॉइन में देंगे आपको। कॉइन अपना रुपया, अपना करेंसी। ये करेंसी नोट है। आज मान लो किसी को 500 रुपए कैरी करना है तो 500 का चिल्लर कैरी करेगा। आपके वॉलेट में कितने रुपए होंगे? 1000, 2000, 3000 रुपए होंगे प्रोबेबली। मान लो 2000 किसी के वॉलेट में है तो 2000 का कॉइन लेके घूमेंगे तो कैसा होगा? कुछ अमीर लोग होंगे गाड़ी लेके घूमेंगे पीछे से, है कि नहीं? और किसी को 10,000 रुपए देने हैं तो क्या करेगा? किसी को मान लो 1 करोड़ रुपए देने तो क्या करेगा? ट्रक लेके घूमेगा पीछे कॉइन में। सेफ ट्रांजेक्शन के लिए नोट बनाएंगे। ये करेंसी नोट है। वैसे करेंसी कैसे छापते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, ये अलग टॉपिक है, उस पर चर्चा कभी बाद में कर लेंगे। तो आज मैं गवर्नर साहब के पास जाऊंगा। आरबीआई ने नोट इश्यू करा, गवर्नर के पास जाऊंगा। गवर्नर साहब ये रहा नोट जो आपने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिसरी नोट, मेरे को 100 रुपए दे दो। बताएंगे इस पे किसी का नाम लिखा है? इस पे किसी का नाम लिखा है? नहीं लिखा है, बस गवर्नर साहब का नाम है। आई प्रोमिस टू पे। यू बोला है कि बियरर बोला है? बियरर बोला है। तो आज आज ये एक बियरर प्रॉमिसरी नोट है। और आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से बियरर प्रॉमिसरी नोट बस और बस आरबीआई ही बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता। तो बचपन से प्रॉमिसरी नोट जेब में लेके घूम रहे हो, हमको नहीं पता है। सर हम भी बनाएंगे तो क्या होगा? फिर ये करेंसी नोट हो जाएगी और करेंसी इशू करने की परमिशन बस और बस आरबीआई के पास। आज मैं अगर प्लेन पीस ऑफ पेपर पे लिखूंगा आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपीज सो एंड सो टू द बियरर, वो इंस्ट्रूमेंट घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। हर कोई बंदा उसका यूज करेगा ना। आज मैंने तुमको बना के दिया, मान लो मैंने आज नेहा जी को दिया बना के बियरर टू बियर। नेहा जी अमृता जी को देगी, अमृता जी किसी ओम को देगी, ओम किसी और को देगा, वो मुझको देगा। तो ये घूमते रहेगा। तो करेंसी नोट को कोई वैल्यू रहेगा? करेंसी नोट को कोई वैल्यू है, कोई गरज है आपको करेंसी नोट की? हर कोई बंदा प्लेन पेपर लेगा, करेंसी बना लेगा, है कि नहीं? तो प्रॉमिसरी नोट जो बियरर होती है वो करेंसी की तरह यूज हो सकती है। इसलिए आरबीआई बोलता है कि प्रॉमिसरी नोट जो बियरर पर पेएबल होगी वो बस और बस कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। और इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। और इसलिए डेफिनेशन में ही अमेंडमेंट कर दिया। क्या लिख दिया? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग, क्या बोलो, बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नोट की बात होगी, ये करेंसी नोट है। सर ये बैंक नोट क्या होता है? जब जब बैंक एक दूसरे को पे करती है तो वो बैंक नोट से पे करती है, वो करेंसी पे नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? बैंक नोट बनाते हैं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आईसीआईसीआई बैंक को कुछ पेमेंट करेगा तो वो पैसों में पे नहीं करेगा, वो बैंक नोट बनाएगा कि मैं तुमको इतना पैसा देने के लिए लायबल हूं, आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो बैंक नोट भी हम नहीं बना सकते, वो बैंक नोट भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। बात समझे? तो आज कोई भी प्रॉमिसरी नोट क्या बियरर को पेएबल हो सकती है? द आंसर इज नो। ये बताने का अधिकार बस किसको है? किसको है? आरबीआई को है। तो ये रहा एक और डिफरेंशिएशन का पॉइंट। जेपला कहना है? अरे जेपला कहना है पक्का? तो बताएंगे अगर आपको प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस पूछा जाए तो क्या लिखोगे? पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर लिखोगे प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? ऑर्डर होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में, सॉरी प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में फिर पार्टीज लिखोगे। कौन कौन से पार्टीज होते हैं प्रॉमिसरी नोट में? मेकर एंड पेई। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखोगे? ड्रॉवर होते हैं, ड्रॉवी होते हैं और पेई होते हैं। उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की गरज नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखो, इट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स द ड्रॉवी बिकम्स द एक्सेप्टर। सही बात है। और फिर लिखना कि प्रॉमिसरी नोट कभी भी बियरर को पे नहीं होगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर को पे हो सकता है, लेकिन बियरर ऑन डिमांड पेएबल
नहीं हो सकता। अच्छा, बियरर ऑन डिमांड पे क्या सीन है ये? आज अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर को पेबल है, ओके, मैंने लिखा 2 months आफ्टर द डेट पे टू बियरर a sum of rupees 2000, तो क्या ये चलेगा? चलेगा, बिकॉज ये क्या है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है और बियरर को है, इसका कुछ तो वैलिडिटी है। नहीं, अगर मैंने लिखा ऑन डिमांड, तो यू टेल मी क्या ये करेंसी नोट जैसा नहीं लगेगा? क्या ये करेंसी नोट जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको कि ऑन डिमांड पे टू बियरर? तो ये आगे इंडोस होते जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। और पे किसको करना है? पे किसको करना है? अरे स्ट्रेट बेटो, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट बेटो, मुंडी मुंडी चटको, कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है? मैंने बोला टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन बहुत मजेदार है। अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा ऑन डिमांड बियरर को पे करो, तो इसकी कोई वैलिडिटी है, सॉरी, इसका कोई टाइमलाइन है, ड्यू डेट है? नहीं है। किसको पे करना उसका नाम है? नहीं है। तो ये घूमते रहेगा ना। तो क्या ये करेंसी नोट जैसा बिहेव करेगा नहीं करेगा? तो ये अलाउड है। मैंने यहां पे लिख दिया पे टू मिस्टर ए, तो बताएंगे क्या ये करेंसी नोट के जैसा बिहेव करेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज किसको पे करना, किसने पे करना है, किसको पे करना है, ये सर्टेन है, घूमेगा नहीं आगे। बात समझे? एट द एंड कोई तो एक पर्सन है जो लायबल है टू पे, कोई तो पर्सन है जिसको पे करना है, घूमेगा नहीं इधर उधर, कहीं ना कहीं उसका उसके उसके यूज पे रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए बेरर को तो पे हो सकता है, लेकिन बेरर ऑन डिमांड पे पेबल नहीं हो सकता बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? जी पक्का? पक्का। चलिए फिर नीचे एक नोट लिखते हैं, और नोट के बाद हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की कहानी खत्म हो जाएगी।
हो गया? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी और प्रॉमिसरी नोट की कहानी यहां पे खत्म होगी बाय द डेफिनेशन, बाय द मीनिंग। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग जानेंगे, वो क्या है बोलो? चेक। ओके, चेक तो आप सब लोग जानते हो। चेक का मतलब क्या होता है? चेक, चेक माने बैंक, चेक बैंक है। जैसे प्यार दोस्ती है, वैसे चेक बैंक है। जो बहुत संत आदमी बोल के गए, लव इज फ्रेंडशिप, चेक इज अ बैंक। So चेक क्या होता है? And have you used check ever? So most widely used negotiable instrument. Okay? जैसे मान लो आपने किसी से कोई गुड्स खरीदी करे, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द promissory note, instead of making the bill of exchange, the simplified way is to draw the check and give it to the person to whom you are paying the amount, isn't it? बस इसमें रिस्क क्या होगा कि आपके खाते में पैसे होने चाहिए, तब जाके वो क्लियर होगा। तो चेक बस और बस कौन दे सकता है? बैंक दे सकती है, ब्लैंक, जो आप भर करके जिसको पे करना है उसको काट करके आप चेक दे सकते हो। चेक दिखता कैसे? यूजुअली चेक कुछ इस प्रकार से दिखता है। हर एक बैंक का अपना अपना एक फॉर्मेट है, लेकिन यूजुअली चेक ऐसे ही दिखेगा। ऊपर डेट लिखी जाती है, हाँ जी, डेट लिखी जाती है। फिर यहां पे लिखा जाता है पे, है ना? पे और बियरर सम ऑफ रुपीज। है ना? फिर यहाँ पे सिग्नेचर के लिए जगह होती है, यहाँ पे चेक का नंबर होता है ना? कई बार यहाँ पे बैंक का नाम भी होता है, ऊपर होता है या फिर नीचे होता है। यूजुअली ऊपर ही दिया जाता है आजकल, तो बोला जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कई बार ब्रांच का नाम भी लिखा जाता है, ब्रांच बोलो राजा रामपुरी। आजकल तो चेक पे बोरोवर का, बोरोवर नहीं, अकाउंट डिपॉजिट होल्डर का नाम भी लिखा जाता है, तो आप लिख रहे XYZ, है ना? और यहाँ पे कोई बारकोड होता है। तो यूजुअली चेक ऐसा दिखता है ना? जब आप चेक लिखते हो तो कैसा लिखते हो? जैसे मान लो आपको लिखना है पे टू श्याम, श्याम शर्मा, और बियरर सम ऑफ रुपीज, क्या बोलो? 2 लाख ओनली। XYZ साइन करेगा, डेट डालेगा, आज करेगा 27 Feb 2024। क्या ये चेक वैलिड है? इज दिस चेक इज वैलिड? अरे श्योर? मान लेते ये चेक लेकर के शाम निकल गया, शाम को, और सुबह को उसको पता चला कि चेक गुम हो गया। ये चेक मिला राम को, राम बैंक में जाकर के एसबीआई के राजारामपुरी ब्रांच में जाकर के क्या इस चेक को इनकैश करवा सकता है कि नहीं? वो अकाउंट पे वो छोड़ा, वो अभी बहुत दूर की बात है। प्लेन सिंपल ये चेक है। क्या राम अगले दिन राजारामपुरी ब्रांच में एसबीआई के जाकर के इस चेक का इनकैशमेंट कर सकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि चेक के आगे लिखा है और बियरर, पे टू श्याम और बियरर। मैं ड्रॉवर ऑर्डर कर रहा हूं एसबीआई के राजारामपुरी ब्रांच को कि हे मेरी बैंक, मेरे पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, एक काम करो, मैं तुमको ऑर्डर करता हूं पे टू श्याम शर्मा और टू द बियरर सम ऑफ रुपीज 2 लाख। सही बात है। तो जब भी चेक काटोगे समझ लेना बियरर को काटना है। बहुत लोग यूजुअली गलती कर लेते हैं कि चेक जब लिखते हैं तो बियरर को वैसा ही रख लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है
कि बैंक इसका पेमेंट कभी नहीं करेगी बियरर को, फॉर द सेफ ट्रांजिशन। अकाउंट होल्डर के, डिपॉजिट होल्डर के सेफ्टी के लिए बैंक इसका पेमेंट विथहोल्ड करेगी। दैट इज द बैंक्स पॉलिसी। लेकिन अगर कोई जाकर के झगड़ेगा तो पेमेंट उसको मिल जाएगा। बात समझे? तो हमेशा चेक लिखने के टाइम पे और बियरर इन वर्ड को काटना है और फिर चेक को इशू करना है, और फिर आगे वो क्रॉसिंग मिसिंग होता है, वो आगे हम लोग चेक के अंदर पढ़ लेंगे। तो ये होता है आपका चेक। तो मैंने कहा कि आज जो ड्रॉवर है चेक का, वो बैंक को क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। क्या ऑर्डर कर रहा है? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन ऑल टू द बियरर। तो बताएंगे क्या ये आपको बिल ऑफ एक्शन का डेफिनेशन नहीं लग रहा है? इन राइटिंग containing unconditional order to pay certain sum of money only to a certain person, क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा नहीं लग रहा है? तो सर क्या चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है? चेक इज अगेन क्या बोलो? बिल ऑफ एक्सचेंज। सब लोग जिंदा? सब लोग जिंदा? तो चेक क्या है बोलो? चेक क्या है बोलो? चेक क्या है बोलो? अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज बताओ कौन कौन होते हैं? एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी, एक होता है पे। ड्रॉवर मतलब कौन? जो 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 पैसे रिसीव करता है। अरे श्योर, मतलब हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉवी मतलब जिसको पे करना है, कि जो पे करेगा, जो पे करेगा, हु विल पे, हु पेज। एंड पे मतलब जो पैसे रिसीव करेगा। अरे श्योर। अब चेक में क्या होता है? ड्रॉवर तो मैं हूं, मैं बनाता हूं चेक। ड्रॉवी हमेशा बैंक होगा। चेक में ड्रॉवी हमेशा बैंक ही होगा। मैं चेक किसी के ऊपर काट नहीं सकता हूं कि आई एम ऑर्डरिंग यू टू पे, आप पे करो। मैं आपका चेक काट करके उसको दे दिया मैंने। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता हूं। चेक हमेशा जब मैं बनाता हूं तो ड्रॉवी हमेशा बैंकर ही होगा, ऑलवेज बैंकर। तो चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में अंतर क्या है? कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवी कोई भी हो सकता है, लेकिन चेक में ड्रॉवी हमेशा बैंकर ही होगा। तो इसलिए लिखा है चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज which is drawn on a specified banker। बात समझे नहीं समझे? यहां पे एसबीआई होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा, लेना बैंक होगा, कोई भी बैंक होगा। कोई तो बैंकर होना चाहिए, स्पेसिफाइड बैंकर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो चेक इज क्या बोलो? कम ऑन। ड्रॉन ऑन अ, आगे बढ़िए आगे, एंड not expressed to be payable otherwise than on demand। भाई और बहनों, क्या आपको इसका मतलब समझ आया कि नहीं आया? ऐसा लग रहा है प्लेन लैंड हो रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्या क्या बोलते लोग? बात करेंगे तरीका होता है हर एक का। ये क्या चीज होती है? सीधा सीधा बात करो ना, क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? ये होता है ना। ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? अजीब गरीब नमूने होते हैं भाई दुनिया में। सटीक तरीका होता है ना बात करने का। कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, भाई और बहनों, अरे व्हाट इज दिस? आई एम नॉट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, बट मैं को जब भी सुनता हूं मेरे को बहुत हंसी आती है। बोले क्या, व्हाट इज दिस? वो स्ट्रीट वेंडर नहीं होते, वो उनका भी अपना एक फोनेटिक होता है जो बात करे। वैसे तो वो क्या बेचते हो समझ भी नहीं आता है।
we have to pay attention properly, then only we can understand what is selling actually. कांदा बटाटा वाला आते लोग, क्या बेच रहे समझ नहीं आता है, फिर अच्छा ये बेच रहा है। अब आप महाद्वार पे जाओगे, फिर लड़कियां क्यों जाती है महाद्वार देवी के दर्शन के लिए, आप किस लिए जाते हो, यू नो, मतलब वो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं ना आप लोग, ग्रेट। तो वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ तो बेचते रहते हैं, सबका साउंड घुल मिल करके जो अजीब ही सुनाई देता है, कोई ऐसे कुछ बेच रहा है, कोई वहां से कुछ बेच रहा है, क्या बोलते हैं, गीता का इसको डू रुपला ढीग ये साउंड होता है। व्हाट डू मीन बाय दिस, गीता का इसको डू म्हणजे काय आप लो, नहीं तो मैं इधर पूरा बर्बाद कर दूंगा। रुपला ढीग मतलब 1 रुपए की कोई चीज मिलती है क्या, लेकिन वो अपना फोनेटिक साउंड होता है, वैसा इट दे साउंड ही साउंड लाइक दैट। तो बताओ ना इसका मतलब क्या होता है, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। पर्टिकुलर टाइम पे चेक डिपॉजिट करना होता है, अच्छा ओके, क्वाइट इंप्रेसिव। आगे और इलाबोरेटिव चाहिए मुझको, हाँ बेटा, चेक डिपॉजिट करने के बाद ही पे होगा, क्यों मैं काउंटर पे नहीं, उसको रिसीव नहीं कर सकता। मान लो मेरा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैंने लिख दिया पे सेल्फ, मेरे को खुद को पे करो, हो सकता है ना, ड्रॉवर में हूं, मेरे को पे करो, पे सेल्फ लिखा मैंने, और मैं काउंटर पे चला गया, क्या मेरे को कैश नहीं मिलेगी, बैंक को क्यों दूंगा मैं, बैंक मुझको, हाँ तो बैंक दूंगा ना मैं चेक, तो प्रॉमिस नोट पे बिना दिए मिलता है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज बिना दिए मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। तो हाँ जी, नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड पे करने की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात कर रहे हैं, नहीं? तो इसका मतलब होता है कि जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तब तक चेक पे नहीं होगा। सैम बिल्कुल सही कह रही थी कि जब तक तुम डिमांड नहीं करोगे तब तक पेमेंट नहीं होगा, तब तक बैंक की लाइबिलिटी। अच्छा एक प्रॉमिसरी नोट अगर मान लो मैंने बना के दिया, तो मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं पे करने की, चाहे वो मेरे को चाहे वो मुझको प्रेजेंट करे कि नहीं करे, मेरी लाइबिलिटी तो बनी है ना। लेकिन जब मैं चेक काट करके देता हूं तो बैंक की लाइबिलिटी नहीं है पे करने की, क्या बैंक घर पे आके पे करेगा। आप प्रॉमिसरी नोट को मेरे यहां पे आके पे करो, ऐसे बोल सकते हो, ऑन माई ऑर्डर, पे मी ऑन माई ऑर्डर, है कि नहीं। मैंने बोला पेमेंट करना है, इधर घर पे आके पे करो, देवी मां के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे, वहां पे आके पे करने का। तो पे किधर करने का, वहीं पे, उल्टा करने का नहीं, वो देवी मां के मंदिर के पीछे काली पहाड़ी के सामने नहीं, क्या बोला था, देवी मां के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे पे करो, और मैं ऑर्डर, सही बात है। चेक को बोलो वो मेरे घर पे आके पे कर। जब तक तुम बैंक में जाके डिमांड नहीं करते हो तब तक पेमेंट नहीं होगा। नॉट एक्सप्रेस्ड मतलब ये चीज इस चीज के लिए एक्सप्रेस नहीं करी है, टू पे अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड को छोड़ करके और किसी तरीके से पे करने के लिए एक्सप्रेस नहीं करा हुआ है। इसका मतलब ये होता है नॉट एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस नहीं किया है किस बात के लिए, टू पे अदरवाइज देन ऑन डिमांड, डिमांड को छोड़ करके किसी और तरीके से पे करने के लिए एक्सप्रेस नहीं करा हुआ है। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, इसका मतलब सीधा साधा क्या होता है, डिमांड पे होगा और किसी चीज पे नहीं होगा। एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक, दैट इज ई चेक। सो व्हाट डू मीन बाय दिस, इसकी कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, बताएंगे। यहां तक क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रॉमिस नोट, हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज और पढ़ा चेक की कहानी शुरू हुई है। डिटेल में चर्चा कल के लेक्चर पे कर देंगे। आज का लेक्चर क्लियर है, एनी डाउट सो फार। घर पे जाकर के सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा कि आप पढ़ेंगे, अरे श्योर कि बता दो, मेरे को पैसा दो 100 रुपए मैं पढ़ लूं,
और 100 रुपए दोगे एग्जाम पे मैं ही दूं? हाँ जी, चलेगा? नालायको, तुमने खुद ने बनाई, तुम्हारी जिम्मेवारी है, समझे नहीं समझे? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।